the Department of Political Science. I'm going to start today a new topic under democracy, and the new topic is people's democracy. To understand people's democracy, we have to understand the theory of Marx, philosophy of Marx, thought of Marx. Why? Because the people's democracy is a type of Marxian theory. So, before going through the topic, students must know about Marx and their works, Marx and his works. Marx and Engels has written lots on socialism, communism, and in the same line, one of the most important work by Marx and Engels was the Communist Manifesto. आज मैं लोकतंत्र के अंतर्गत एक नए टॉपिक का शुरुआत करूंगा, जिस टॉपिक का नाम है जनतंत्रवादी लोकतंत्र, या उसको पीपल्स डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको मार्क्स और एंजल के फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पीपल्स डेमोक्रेसी है, जनतंत्रवादी जो लोकतंत्र है, ये एक मार्क्सिस्ट और मार्क्सियन सिद्धांत पे आधारित कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। तो मार्क्स और एंजल के विचार को समझना जरूरी है। अगर हम मार्क्स और एंजल की बात करें तो मार्क्स और एंजल के द्वारा सुप्रसिद्ध रचना जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि वो मार्क्सियन थ्योरी का आधार रखता है, और उसके बाद ही मार्क्सिज्म और मार्क्सियन थ्योरी इवॉल्व हुआ है। इस रचना के शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि आज तक के संपूर्ण समाज का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब वो मार्क्स और एंजल ये बताना चाहता है कि आदिम काल से लेके और समाज की उत्पत्ति जब से हुई है तब से लेके अब तक उनके कहने का मतलब था 1888। लेकिन मिला जुला के अगर देखा जाए तो अभी भी ये जो कथन है, ये जो लाइन है, इसका मतलब रखता है, इसका कुछ संदर्भ है। तो अभी तक बोला जा सकता है कि मतलब अभी तक के इतिहास को अगर देखा जाए तो यह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। Means what? Marx and Engels starts his work or treatise with the line that the history of all hitherto, means till now, existing society is the history of class struggle. मीन्स वो बोलते हैं कि चाहे इतिहास का कोई भी काल रहा हो, कोई भी युग रहा हो, हर युग में क्या रहा है? वर्ग संघर्ष रहा है। तो वर्ग संघर्ष को वो समझाते हुए अभी तक के समाज को 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। अगर प्रथम वर्ग की तरफ देखें तो वो है प्रिमेटिव कम्युनिज्म, मीन्स आदिम साम्यवाद। फिर दूसरा युग स्लेव सोसाइटी, दास युग। उसके बाद का जो युग है वो है सामंती युग, जिसको फ्यूडल सोसाइटी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी मीन्स पूंजीवादी युग। और उसके बाद का जो युग होगा वो होगा सोशलिस्टिक सोसाइटी, या सोशलिस्टिक सोसाइटी उनके समझ के हिसाब तक। तो इस प्रकार वो पूरे इतिहास की, मतलब वर्ग संघर्ष के इतिहास को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। अगर हम पहले युग की बात करें, इसको वो आदिम साम्यवाद बोलते हैं। आदिम साम्यवाद की स्थिति ऐसी स्थिति है जिस समय मनुष्य खेती करने के लिए भी नहीं जानता था, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी नहीं जानता था, और वो जंगलों में रहता था। मीन्स मनुष्यों के अंदर प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने, संपत्ति को इकट्ठा करने का जो सिलसिला था वो शुरू नहीं हुआ था। मीन्स
जब प्रॉपर्टी नहीं था, जब संपत्ति नहीं था, तो कोई वर्ग नहीं था। मतलब आदिम काल और जो आदिम साम्यवाद था, उसका कहने का तात्पर्य है कि उस समय, उस युग में कोई भी वर्ग नहीं था, इसलिए वर्ग संघर्ष नहीं था। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो युग है वो दास युग है। अगला जो युग है वो है स्लेव सोसाइटी या दास युग। तो दास युग में दो वर्गों का निर्माण हुआ, एक वर्ग मास्टर और दूसरा स्लेव, मतलब मालिक और गुलाम। और जो दास वर्ग थे वो अपने श्रम से, अपने लेबर से जो भी उत्पादन करते थे, उस उत्पादन पे अधिकार मालिक वर्ग का हो जाता है। और इस प्रकार दो वर्गों का निर्माण हो जाता है, एक वर्ग दास वर्ग जो श्रम करता है, और दूसरा मालिक जो उसके श्रम और उसके उत्पादन से उत्पन्न मूल्य उत्पन्न, अनाज उत्पन्न, जो भी वस्तुएं हैं उसका मालिक बन जाता है। और इस प्रकार मालिक के द्वारा दास का शोषण शुरू हो जाता है। मीन्स in slave society there are two classes, one is master and the second is slave. And slave used to do labor and produce something, and the ownership of all this production is owned by the master. And though in this way the master started exploiting the slave. Means there are two classes, one is the labor class, that is slave, and the second master, that is the exploitator. Means they are exploiting the slaves or workers. In next phase, Marx and Engels talks about feudal society. अगर सामंतवादी व्यवस्था की बात की जाए या सामंती युग की बात की जाए, मीन्स फ्यूडल सोसाइटी की बात की जाए, तो फ्यूडल सोसाइटी में जो सबसे ऊपर था, मतलब राजा, मतलब राजतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। और राजतंत्र के राजा के नीचे सामंत हुआ करते थे, और सामंत के नीचे कृषक वर्ग। तो इस प्रकार सामंत राजा को आर्थिक तरीके से और सैनिक को चलाने के लिए मदद करता था। और सामंत राजा के नाम पे उसके राज्य में मौजूद लैंड पे, जमीन पे अधिकार जमाता था, और कृषक वर्गों से वो खेती कराता था, और खेती करा के जो भी उससे फायदे होते थे उसका अधिकतर भाग अपने पास रखता था, और उससे कुछ भाग आर्थिक और मिलिट्री हेल्प के लिए राजा को देता था। इस प्रकार जो कृषक वर्ग थे उसको सर्फ कहा गया है। और ये जो सर्फ की स्थिति थी, जो इसके जस्ट पिछले वाले युग में जो गुलाम और दास की स्थिति, उससे बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार इस युग में सामंत कृषकों का शोषण करता था। अगर अगले युग की तरफ बढ़ें तो अगला युग सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस युग में ये स्थिति वर्तमान है। क्योंकि इसको देखा जाए तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी मीन्स पूंजीवादी युग। इस युग में क्या होता है कि एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जिसका कोई एक मालिक होता है, और उसमें बहुत सारे काम करने वाले वर्कर होते हैं, मीन्स श्रमिक होते हैं। तो इस प्रकार एक कंपनी का एक मालिक होता है, एक ओनर होता है, मीन्स कैपिटलिस्ट होता है, पूंजीपति होता है। पूंजीपति इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कैपिटल, उसका पूंजी लगा हुआ है, और बाकी श्रमिक उसके फैक्ट्रिया या उसके बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया कंपनियां में काम करने वाले श्रमिक वर्ग होते हैं, जिनका अपना कोई पूंजी नहीं होता, बट वो अपने श्रम से कंपनी को, कॉरपोरेशन को और कैपिटलिस्ट के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उसमें उनको बहुत फायदा दिलाते हैं। फायदा इसलिए होता है क्योंकि श्रम के द्वारा उत्पन्न उचित मूल्य श्रमिकों को न देकर कुछ अंश ही श्रमिकों द्वारा उत्पन्न भाग को दिया जाता है, और बाकी जो सरप्लस वैल्यू है वो उस कंपनी या फैक्ट्री या उस
जो कैपिटलिस्ट पूंजीपति के हाथ चला जाता है। अगर इस प्रकार किसी कंपनी में 1000 मजदूर काम करते हैं तो उन 1000 मजदूरों का जो सरप्लस वैल्यू है वो कंपनी के मालिक के हाथ में चला जाता है। तो इस प्रकार दो वर्गों का निर्माण होता है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग होता है श्रमिकों के श्रम का अधिकांश लाभ खुद उठाता है और कुछ हिस्से जिससे कि उस श्रमिक का जीवन मात्र चल सके उसको दे देता है। इस प्रकार कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी दो क्लास है और उन दोनों क्लास के बीच स्ट्रगल होता है। अगर हम अगले युग की बात की तरफ बढ़ें तो है सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा कि अगर सोशलिस्ट सोसाइटी का अगर नमूना देखा जाए तो रूस हो सकता है, यूएसएसआर एक मॉडल था सोशलिस्ट कंट्री का और सोशलिस्ट सोसाइटी का, जहां पूरी संपत्ति पे सरकार का अधिकार था और उसमें सबका प्रॉपर्टी सरकारी था और सबका अधिकार था। सभी वहां पे मजदूरों के हितों की सुरक्षा की जाती है और कोई शोषण की स्थिति न हो, ऐसा आदर्श रूप में बोला जाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार मार्क्स और एंजल ने अभी तक के इतिहास में वर्ग संघर्षों के बारे में बताया, जिसमें 5 चरण उन्होंने बताया। जिसमें प्रथम चरण में कोई संघर्ष नहीं था क्योंकि उस समय संपत्ति के अधिकार या संपत्ति के प्रति चेतना मनुष्यों में नहीं जगी थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो चाहे वो दास युग हो या सामंती युग हो या पूंजीवादी युग हो या इन तीनों युगों में एक क्लास स्ट्रगल रहता है और क्लास स्ट्रगल के कारण जो वहाँ के पूंजीपति वर्ग हैं, जो वहाँ के मास्टर हैं, जो वहाँ के सामंत हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं। अब इस टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि आप एक वर्ग संघर्ष के बारे में समझ गए। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो दो क्लास है उसका एक का शुरू जैसे क्लास का नाम बताते हैं, जैसे स्लेव सोसाइटी में मास्टर और स्लेव है, उसी तरह फ्यूडल सोसाइटी में लॉर्ड आप सामंत को बोल सकते हैं और सर्फ किसान को बोल सकते हैं। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआ मतलब मालिक, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियों के मालिक को बुर्जुआ, और जो उसमें श्रमिक काम करते हैं उसको सर्वहारा। मीन्स बुर्जुआ को वर्गवाज क्लास और सर्वहारा को प्रोलिटरेट क्लास कहते हैं। इस प्रकार दो क्लास के बारे में आप समझ गए, उनके संघर्षों के बारे में समझे हैं। अब पीपल डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे। पीपल डेमोक्रेसी के बारे में उसके मीनिंग और उसके अवधारणा को समझेंगे। जिस प्रकार अभी तक जो मैंने समझाया, तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी था, पूंजीपति लोग जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जो लोग थे वो लेबरों का शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो इस एक्सप्लॉयटेशन से बिल्कुल निराश हो चुके थे श्रमिक वर्ग। लेकिन इस एक्सप्लॉयटेशन से फायदा क्या हो रहा था? इस एक्सप्लॉयटेशन से फायदा ये हो रहा था कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसमें जो पूंजीपति वर्ग थे वो इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे, और इस आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग राज्य पे अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो इस प्रकार ये जो पूंजीवादी युग था, जो अभी आप क्लासिकल डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को ये मार्क्स इसको बर्गुआज डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। और इसमें ये बताते हैं कि इसमें जो राज्य है ये बुर्जुआओं का तंत्र है, ये बुर्जुआओं का शोषण का तंत्र है। इट इज नथिंग बट an instrument of exploitation in the hands of capitalist, in the hands of bourgeois, and the labor class, the working class are being exploited by them. तो इससे छिन्न होकर एक स्थिति आएगी ऐसे कि उससे क्रांति उत्पन्न हो जाएगी, और क्रांति उत्पन्न होगी और क्रांति के बाद क्या होगी कि सर्वहारा वर्ग, जिसको प्रोलिटरेट सोसाइटी या प्रोलिटरेट क्लास बोलते हैं, प्रोलिटरेट क्लास क्या करेगा? कैपिटलिस्ट क्लास को हरा देगा और हरा के
मतलब डिक्टेटर्स ऑफ प्रोलिटरेट की स्थापना करेगा, मतलब वर्कर क्लास की राज्य की स्थापना करेगा, मतलब उसका तानाशाह हो जाएगा। तो इस प्रकार और इस स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न होगी वो क्लासलेस सोसाइटी में, इसमें कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग विहीन समाज की उत्पत्ति, और इसमें कोई राज्य भी नहीं होगा। तो इस स्थिति को मार्क्स लोग साम्यवाद की स्थिति बोलते हैं, कम्युनिज्म की स्थिति बोलते हैं। जैसा कि आप देखे थे कि इतिहास का जो प्रारंभिक फेज था उसको वो प्रिमिटिव जो पीरियड था, प्रिमिटिव पीरियड को वो आदिम साम्यवाद बोलता है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोलता है, जिस समय मनुष्यों के चेतना में संपत्ति इकट्ठा करने, एक्वायर करने की भावना नहीं आई थी, चाहत नहीं। तो उसी फेज को ये बोलते हैं। इस स्ट्रगल के बाद जो अंतिम फेज आ जाएगा, मतलब प्रोलिटरेट और कैपिटलिस्ट के स्ट्रगल के बाद जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, वो कम्युनिज्म वाला होगा, साम्यवादी युग वाला समय आ जाएगा, इसमें कोई क्लास और स्टेट नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि ये जो जिसको हम जनवादी लोकतंत्र बोल रहे हैं, पीपुल्स डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, वो कैसे है। मार्क्सवादियों के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से ये बोलते हैं कि जो लोकतंत्र है वो होना चाहिए, ये लोकतंत्र को कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। मार्क्स और एंजल की बात की जाए तो दे हैव नेवर रिजेक्टेड द डेमोक्रेसी, बट दे हैव रिजेक्टेड द डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जो सही रूप में लोकतंत्र नहीं है उसका बहिष्कार करते हैं। वो सही लोकतंत्र की बात करते हैं जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए। और वो जो मौजूद लिबरल डेमोक्रेसी है, जिसको आप उदारवादी लोकतंत्र बोलते हैं, जो आप अमेरिका और इंडिया में देख सकते हैं। बहुत हिस्सा अगर देखा जाए भारत, हम पूरी दुनिया का जहाँ लोकतंत्र है वहाँ क्लासिकल डेमोक्रेसी है। और क्लासिकल डेमोक्रेसी जिसको उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, उदारवादी लोकतंत्र या शास्त्रीय लोकतंत्र का सिद्धांत, उसको मार्क्सिस्ट लोग बर्गुआज डेमोक्रेसी बोलते हैं, मतलब पूंजीपतियों का लोकतंत्र बोलते हैं, क्योंकि वो इसमें आधिपत्य इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं और पूरी सत्ता पे अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो वो मार्क्सिस्ट एक अपने वर्जन का, अपने संस्करण का सच्चे लोकतंत्र की स्थापना या कॉन्सेप्ट देने का, एक ऑल्टरनेटिव देने का, एक विकल्प देने का प्रयास किए हैं। और वो बताते हैं कि समाज दो वर्गों में बटा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए जब तक समाज दो वर्गों में बटा रहेगा लोकतंत्र सही अर्थों में आना मुश्किल है। तो वो ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी तभी संभव है जब समाज वर्ग विहीन हो जाए, क्लासलेस हो जाएगा। और ये जो कन्वेंशनल यूज ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको आप लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, वो नाम मात्र के एक प्रोसीजर पे बेस्ड है। वो क्या है, एक प्रक्रिया पे आधारित लोकतंत्र, वास्तविक में वो लोकतंत्र नहीं है। जैसे भारत की स्थिति को देखा जाए तो हम लोकतंत्र बोलते हैं, अमेरिका की स्थिति को देखा जाए तो लोकतंत्र बोलते हैं, लेकिन 80 से 90% आबादी या 80% आबादी की स्थिति देखी जाए जो वर्किंग क्लास में है, जो लगभग लेबर क्लास के आसपास है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन संविधान को देखा जाए और संविधान के हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा जाए तो भारत में कभी ऐसी बुरी स्थिति किसी की ना मजदूर की हो सकती है, या मजदूर से थोड़े ऊपर जो खा कमा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं हों या उनके रहन सहन की व्यवस्था हो या उनके पढ़ने की व्यवस्था हो। तो इस प्रकार ये जो उदारवादी लोकतंत्र, इसको बर्गुआज डेमोक्रेसी या पूंजीपतियों का लोकतंत्र बोला जाता है, वो कभी भी जो वर्किंग क्लास है, सर्वहारा वर्ग है, उनके हितों की बात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो पीपल्स डेमोक्रेसी है, जनवादी लोकतंत्र है, वो वहाँ मौजूद शोषित वर्ग, मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा की बात करते हैं
और एक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। इस प्रकार मैंने आपको लोकतंत्र के जो मार्क्सियन थ्योरी थी, मार्क्सवादी विचारधारा था, जिसको हम पीपल्स डेमोक्रेसी या जनवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। अब इसको आगे समझने के लिए हम 3 वर्गों में इसको विभाजित करेंगे, जिसमें पहला जो होगा बर्गुआज डेमोक्रेसी, जिसको बुर्जुआ लोकतंत्र, और दूसरा होगा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, और जो सबसे लास्ट वाला स्टेज होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, मीन्स राज्यविहीन समाज की स्थापना। तो इसके बारे में चर्चा मैं अगले वीडियो लेक्चर में करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।